ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम बढ़ने वाले हैं अपने इस क्लास के अंदर, विच इज सेकेंड क्लास ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था बेसिक्स, राइट। मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि भाई जो कैंडल है वो फॉर्म कैसे होती है, राइट। तो इसका हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं एंड कैसे वो फॉलो होते हैं, क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हमने सीखा था। एंड हमने लास्ट में एक चीज सीखी थी कि वे ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा अब एडवांस लेवल में सीखने वाले हैं, ठीक है। बेसिक्स तो हमने सीख लिए हैं। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में, क्या बात करेंगे, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स की, ठीक है। कैंडलिस्टिक पैटर्न्स की एंड चार्ट पैटर्न्स की बेसिकली ज्यादातर हम बात करेंगे कि कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड अगर टाइम बचता है आज की क्लास में तो फिर हम वॉल्यूम भी सीख लेंगे, ठीक है, कि भाई वॉल्यूम के क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये भी हम आज क्लास के अंदर सीख लेंगे। अगर टाइम बचता है, अगर नहीं टाइम हो पाता है हमारे पास, 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर इसको हम कल की क्लास में शिफ्ट कर देंगे। एंड जो कल हमारा डे 6 है, इसके अंदर मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। सारे इंडिकेटर्स नहीं, बट जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो हर इंसान को पता होने चाहिए। अब देखो, इंडिकेटर्स को, जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं, इन्हें आप यूज करो ना करो ये आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। आपके आर्सेनल में सारे चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हो बट आपको पता नहीं है कि भाई ईएमए होता क्या है। रिकॉर्डिंग सारी प्रोवाइड करी गई है सुजीत जी, 4 दिन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइडेड है। अब ऐसा नहीं है कि आपको प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो आपको कैंडल, आपको ईएमए नहीं पता है, आपको फिबोनाची नहीं पता है क्या होता है, आपको वॉल्यूम नहीं पता है कैसे यूज करते हैं। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन इट्स अप टू यू कि भाई आप कौन से इंडिकेटर से ट्रेड करते हो, आप ईएमए से ट्रेड करते हो, आप फिबोनाची से ट्रेड करते हो। बिकॉज होता क्या है कि जो इंडिकेटर्स हैं ये किसी को, मतलब कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते हैं, कुछ लोगों की ट्रेडिंग फिलोसफी के हिसाब से ये काम नहीं करते हैं, कुछ लोगों की ट्रेडिंग फिलोसफी के हिसाब से इंडिकेटर्स ही काम करते हैं। तो दैट इज अप टू यू, आप अपना खुद का ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप कर सकते हो, बट उसको डेवलप करने के लिए आपको एटलीस्ट हर चीज पता होनी चाहिए। कुलदीप, एक बार आप देख लीजिए, दीपक शर्मा एंड सुरजीत जी का कुछ डाउट है, मे भी शायद इन्हें रिकॉर्डिंग मिली नहीं है, तो उसमें हेल्प कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। सबसे पहले हमने सीखा था कि भाई कैंडल कैसे फॉर्म होती है, मतलब कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये ऐसे कैसे फॉर्म होता है। तो इसके लिए हम एक बार फिर से फॉर्मेशन वाली चीज को सीख लेते हैं, ठीक है। जिसके लिए मैं बिटकॉइन ओपन करूंगा क्योंकि वो अभी ओपन रहता है 24/7। एट इसकी 1 मिनट कैंडल हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो बिटकॉइन की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। एंड एक बार हम इसको देख लेते हैं, तो 49 सेकेंड्स में एक नई कैंडल बनेगी। तो जैसे नई कैंडल बन जाती है उसका कैंडल फॉर्मेशन हम एक बार यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट फॉर नेक्स्ट 40 सेकेंड्स। एक बार मैं फिर से रिवीजन बताऊं क्या हम देखने वाले हैं, कि कैंडल को ओपन कब होता है, हाई कितना लगाता है, लो कितना लगाता है, क्लोजिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर सीख ली थी, बट अगर किसी को याद ना हो तो एक छोटा सा रिवीजन आई गेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे टाइम भी लिख के आता रहता है कि कितने टाइम तक, कितने टाइम में नई कैंडल बनने वाली है। 16 सेकंड्स के अंदर नई कैंडल बनने वाली है। अगर आप इसे 1 आवर के अंदर स्विच कर दोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, लेट से फॉर एग्जाम्पल 37 मिनट्स के अंदर नई कैंडल बनने वाली है, ठीक है। 1 डे का लगा दोगे तो फिर वो चीज दिखाएगा। अब देखो 5-4 सेकंड के अंदर नई कैंडल एक फॉर्म होगी, 2-1-0, ठीक है। आप देखोगे नई कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। तो इसका ओपन प्राइस क्या है, ये इसका हो गया है ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर, रेड कलर की कैंडल क्यों हो गई है यहाँ पे, मैं और थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये अपने ओपन के पास ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी ओपन के पास ही ट्रेड हो रहा है। और रेड कलर इसलिए, बिकॉज रेड कलर इसलिए बिकॉज ये जो इसका करंट प्राइस है वो ओपन प्राइस के नीचे है। अगर ये अपने ओपन प्राइस के ऊपर कैंडल होती तो फिर ये ग्रीन कलर की होती है। अब ये रेड कलर की है, देखते हैं कैसे बनती है। अच्छा, ओ, आप देखो एकदम से बाइंग आई है, अब इसका कलर ग्रीन हो चुका है। एंड ये कैंडल ऊपर ही ऊपर जा रही है, ठीक है। अभी ओपन प्राइस क्या था, ये क्लोज प्राइस ये लगाया। अब यहाँ पे देखोगे छोटा सा लो भी है, बहुत छोटा सा लो है, बट उसे भी यहाँ पे लगाया है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये इसका हाई हो गया, ठीक है। ये इसका ओपन था, ठीक है। ओपन के नीचे ही हल्की सी अगर आप देखोगे तो विक बनी हुई है, बहुत हल्की सी है, बहुत छोटी सी है। तो वो इसका लो हो गया।
एंड ये इसका क्या हो गया, ये वाली चीज, ये उसका हो गया क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हमने इसको डिटेल में सीखा था लास्ट क्लास के अंदर, एंड ये क्विक रिवीजन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारी डन होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक में ड्रॉ कर लेते हैं, के फिनटेक। ठीक है, तो के फिनटेक के अंदर अगर हमें सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना हो तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। क्यों सपोर्ट लेवल है? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार प्राइस आके ऊपर गया, दो बार प्राइस आके ऊपर गया, तीन बार प्राइस आके ऊपर गया, चार बार प्राइस आके ऊपर गया। ठीक है, एंड ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, दिस इज आर सपोर्ट बिकॉज यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड एक चीज हमने और सीखी थी जो है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब अगर हमें ट्रेंड लाइन बनानी है तो किसी चार्ट के अंदर ट्रेंड लाइन बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमें एक ट्रेंड लाइन बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने में क्या होना क्या करना होता है, जितने भी हाईज होते हैं उन्हें कनेक्ट करने का ट्राई करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डॉट दो तीन चार। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से कैंडल क्लोजिंग दे देती है इसके ऊपर, जो अभी ऑलमोस्ट दे भी दी है, बट एक और कंफर्मेशन के लिए कैंडल मानेंगे, अगर दे देती है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, एंड ये हमारा ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, आप देख सकते हो इसी ट्रेंड के अंदर जो हमारा चार्ट है वो चल रहा है। अच्छा, एक चीज जो है, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, ये दो वर्ड्स मैंने क्लास के अंदर बताए तो थे लास्ट, बट इनको थोड़ा हाईलाइट नहीं करा था। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले इन दो वर्ड्स को भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहला होता है ब्रेकआउट। ठीक है, एंड दूसरा होता है ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन हम तब कहते हैं जब कोई चार्ट है ना, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न नीचे की साइड में क्लोज करे। ठीक है, अब जैसे पैटर्न होता है कोई भी, अब ये एक पैटर्न है जिसके अंदर चार्ट मूव हो रहा है। ठीक है, तो एक पैटर्न बना हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब या तो ये ऊपर जाएगा, इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, या तो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, बिकॉज हमेशा तो इस पैटर्न के अंदर चलता नहीं रहेगा। अब अगर इसे नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम बोलेंगे ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता है, ऑपोजिट हो जाता है इसका, ऐसे ऐसे चार्ट चल जाता है, ऊपर की साइड पे यहाँ पे निकल जाता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेक आउट। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब होता है ब्रेक डाउन एंड ब्रेक आउट, जब कोई भी जो चार्ट है वो अपने पैटर्न को ब्रेक करता है, तब हम बोलते हैं उसे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट। ठीक है, तो अभी हम बढ़ेंगे आगे, एंड एक समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, पहले हम बात करते हैं जो कैंडल है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, बिकॉज कैंडलिस्टिक पैटर्न्स भी हम आगे समझेंगे, बट एक साइकोलॉजी समझना जरूरी है, आपको लॉजिक समझना जरूरी है। अब लेट्स से ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल बनती है हमारी रेड कलर की। ठीक है, रेड कलर की कैंडल है। ठीक है, ये इसकी विक है। ठीक है, इसने हाई लगाया था 100 रुपीज का, इसका जो क्लोजिंग ओपन प्राइस था, ठीक है, वो था लेट से 70 रुपीज ओपन। ये इसका हाई हो गया। ठीक है, इसका क्लोज प्राइस 60 हो गया, तभी तो ये रेड है ना, अगर 80 होता तो ये ग्रीन होती कैंडल, है ना। अब इस तरीके की कैंडल बनी है, लेट्स से हमारी डे कैंडल के अंदर बनी है। अब एक बार आप इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि कैंडल आपको बताना क्या चाहती है। ये कैंडल आपको ये बता रही है, अब कोई भी जो प्राइस है जब वो ऊपर जाता है तो इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कौन लेके जाता है? बायर्स लेके जाते हैं। ठीक है, कोई खरीद रहा है तभी तो स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर डाउन जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब उसे सेलर्स नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, तो बायर्स और सेलर्स का ही गेम है देखा जाए तो। अगर बाइंग बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या होगा? चार्ट ऊपर जाएगा, मतलब कैंडल ग्रीन हो जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इस कैंडल के अंदर क्या हुआ, इस दिन के अंदर क्या हुआ कि लेट से इसने ओपन करा
इसने ओपन कहाँ पे करा, 70 रुपीज पे, तो 70 रुपीज पे इसने ओपनिंग करी। अब ओपनिंग कब करी होगी, 9:15 पे ओपनिंग करी होगी। ठीक है, 9:15 पे ओपन करा एट द प्राइस ऑफ 70। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, जब ओपन हुआ तो बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। बायर्स ने बोला कि हम आज के दिन इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो होता क्या है कि 115 तक, ठीक है, 115 तक इसका प्राइस बायर्स 100 रुपीज तक लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब बायर्स स्ट्रॉन्ग है, बुल्स एंड बियर्स, है ना। बुल्स आर वेरी स्ट्रांग, अगर नहीं पता है तो बुल्स हम बोलते हैं जो स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएंगे बट इसे भी समझ ही लेते हैं, है ना। तो दो वर्ड्स आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगे, बुल्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है बियर्स। ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा कि बुल्स जो होते हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, मतलब जो बायर्स होते हैं उन्हें हम बुल्स बोलते हैं, जो सेलर्स होते हैं उन्हें हम बियर बोलते हैं। अभी बोलते हैं क्योंकि क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब बुल मारता है, जब जो बुल, अगर आपने किसी को मारते हुए देखा हो तो ऊपर की तरफ मारता है, वो अपना सिर नीचे की तरफ झुकाता है एंड देन उसे ऊपर की तरफ पुल करता है। ठीक है, तो इसीलिए जब बुल मारता है तो ऊपर की तरफ मारता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि दे आर बुल्स, एक ये साइकोलॉजी यही है। एंड डियर जब भी मारता है तो वो नीचे की तरफ मारता है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसीलिए बुल्स एंड बियर्स का ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से निकल के आया है। एंड इसीलिए जैसे हर्षद मेहता को बोलते थे कि ही इज वेरी, जैसे अगर कोई बोल रहा है हर्षद मेहता, कोई भी छोड़ो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम बियरिश ऑन दिस स्टॉक, तो मतलब इसका है कि आई एम, मुझे लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो लोग यूज करते हैं। बैक टू आर कैंडल स्टिक। अब क्या हुआ कि 115 पे 100 रुपीज तक चला गया। अब 70 रुपए तक, 70 पे स्टार्ट हुआ था, इसको 100 रुपए तक ले गए। ठीक है, अब क्या हुआ, बुल्स आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, बियर्स आ जाते हैं, क्योंकि अब प्राइस ऊपर नीचे जाने में क्या है, ये बुल्स और बियर्स की लड़ाई है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई है। बायर्स स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं, सेलर्स स्टॉक को नीचे ले जाना चाहते हैं, सिंपल सी बात होती है। अब क्या होता है, सेलर्स एक्टिव होते हैं, सेलर्स बोलते हैं कि भाई हम स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देंगे, हम स्टॉक को नीचे लेके जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, बेचना स्टार्ट कर देते हैं, 115 पे बेचना स्टार्ट करते हैं, वो सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि जब मार्केट क्लोज होता है तो बायर्स जो है, जो सेलर्स हैं, वो इसके प्राइस को 60 रुपीज तक ले जाते हैं और क्लोजिंग करा देते हैं। अब आप मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर, इस लड़ाई में कौन जीता है, बुल्स या बियर्स, इस लड़ाई में कौन जीता है। बियर्स जीते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये एक साइकोलॉजी है, देखो अगर क्या होता, हाँ 100% सबने सही बोला है कि ये जो है, इसके अंदर बियर्स जीते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी होती है कैंडल स्टिक की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल ले जाके बता देता कि भाई ये हैमर होता है, हैमर बन जाता है किसी डाउन ट्रेंड के अंदर तो स्टॉक ऊपर जाएगा। ये शूटिंग स्टार होता है, किसी पैटर्न बन जाता है तो स्टॉक नीचे आ जाएगा। बट एक साइकोलॉजी आपको समझने की जरूरत है कि भाई कैंडल आपको बता क्या रही। ठीक है, अगर एक बार हम इसका उल्टा रख लेते हैं एंड एक बार कलर इसका ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब एक और कैंडल बना के देखते हैं। ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है, ये, ठीक है, अब यही कैंडल है, आप सोचो यही कैंडल है, स्टॉक ओपन होता है 60 रुपए पे। ठीक है, 60 रुपए पे स्टॉक ओपन होता है, तो 9:15 पे क्या प्राइस था स्टॉक का, 60 रुपए। ठीक है, 1:15 पे जो है, इसको जो बुल्स थे, मतलब ये जो 2-3 घंटे उन्हें मिले, उन्होंने अपना पूरा बाइंग करी, एकदम बाइंग करी, एकदम बाइंग करी। तो वहां पे वो कहाँ लेके जा चुके हैं, इस प्राइस को 100 रुपीज तक लेके जाते हैं। ठीक है, 100 रुपीज का हाई लगता है। ठीक है, बट फिर सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे स्टॉक को ऊपर जाएगा, हम तो इसे नीचे ले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक को बेचना स्टार्ट करते हैं, बेचो बेचो बेचो। तो 1:15 पे जो उन्होंने 100 रुपीज का हाई लगाया था, 2:15 आते आते, ठीक है, 2:15 आते आते ये इसके प्राइस को ले आते हैं, लेट से 30 रुपीज। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, 100 रुपए का स्टॉक एक दिन के अंदर 30 नहीं आता है, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये स्टॉक को ले आते हैं 30 रुपए तक। ठीक है, अब 30 रुपए तक स्टॉक को ले आते हैं। ठीक है, अब जो बुल्स थे वो फिर से परेशान हो जाते हैं कि भाई हम तो इतना ऊपर लेके आए थे, हमने तो बाइंग करी थी, खरीदा था स्टॉक को, अब तो हमें लॉस होने लगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फिर से स्टॉक को खरीदना स्टार्ट करेंगे और ज्यादा अपनी पावर लगाएंगे। तो क्या होता है, 3:30 तक क्या होता है, 3:30 पे जो स्टॉक है वो कहाँ जाके क्लोजिंग देता है, 60 रुपए पे। मतलब ये 60 रुपए इसका ओपन भी है, 60 रुपए इसका क्लोज भी है। तो अब आप मुझे बताओ, इस फाइट के अंदर कौन जीता, इस फाइट के अंदर कौन जीता।
कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीता, ना बुल्स जीते ना बियर जीते, कोई नहीं जीता, बिकॉज कोई स्टॉक को हिला ही नहीं पाया, ना बुल्स जीते ना बियर जीते, मतलब ये एक ड्रॉ मैच हो गया। अब जब ये मैच ड्रॉ हो जाता है, अब लेट से कोई स्टॉक था, ठीक है, अब स्टॉक ऐसे कैंडल बना रहा था, इस तरीके की कैंडल्स बननी थी, मस्त ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनती थी, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती थी स्टॉक के अंदर, एंड काफी टाइम से स्टॉक अपना अप ट्रेंड के अंदर था, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स बना रहा था, मतलब बुल जो बियर्स थे, जो सॉरी बुल्स थे, वो जीत रहे थे स्टॉक के अंदर। बट अब जो है, डे वन पे जो थे बुल्स जीते, ठीक है, डे टू पे फिर से बुल्स जीते, मतलब स्टॉक को ऊपर ले गए, डे थ्री पे फिर से बुल्स जीते, अब डे फोर पे क्या हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है, मैच ड्रॉ हो गया, मतलब ना बुल्स जीते ना बियर्स जीते। अब ये जो सिचुएशन है, ये एक कंफ्यूजन की सिचुएशन है, बिकॉज अब इस कैंडल स्टिक को देख के हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हु इज मोर पावरफुल। तो इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, इस कैंडल को हम बोलते हैं डोजी, ठीक है, डोजी मतलब कंफ्यूजिंग कैंडल, कि भाई अब कल को जब मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो कल फिर से एक लड़ाई होगी, ठीक है, कल फिर से एक लड़ाई होगी, अब हो सकता है उसके अंदर बुल जीते, हो सकता है उसके अंदर हमारे बियर जीत जाएं, और ये जो कैंडल का जो है कलर, वो हो सकता है हमें रेड देखने के लिए मिले, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक को नाम दे दिए गए। फॉर एग्जाम्पल ये जो कैंडल मैंने आपको बताई है आपके सामने, इसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो कैंडल मैंने आपके सामने बनाई थी, फॉर एग्जाम्पल जो पहले मैंने आपको बना के दिखाई थी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हैमर कैंडल। तो हर एक कैंडल को नाम दे दिया गया है, बट आपको नाम से ज्यादा उसकी साइकोलॉजी पे समझना है कि वो कैंडल आपको बताने की जरूरत, बताने की कोशिश क्या कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ। अब लेट से एक चार्ट है, ठीक है, ये रेड कलर के चलिए ग्रीन कलर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर से है। अब क्या हो रहा था, कैंडल बढ़िया बन रही थी, ठीक है, इस तरीके की कैंडल्स बन रही थी स्टॉक के अंदर, इस तरीके की कैंडल्स बन रही थी, ठीक है, ऐसे ऐसे कैंडल्स बन रही थी, ठीक है, फिर उसके बाद इस तरीके की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई। मेरी थोड़ी जो है ना ड्राइंग, वो थोड़ी सी खराब है, बट इस तरीके की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इन चार कैंडल से हमें क्या समझ में आ रहा है, इन चार कैंडल से हमें क्या समझ में आ रहा है, आप मुझे को बताओ। अब इनकी साइकोलॉजी देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। कैंडल का कलर तो ग्रीन ही है, बट ये जो लंबे लंबे विक्स हैं, इन्हें देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। अरविंद जी ने एकदम सही आंसर दिया है। अरविंद जी ने बोला है सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, है ना। हाँ, बुल्स आर ट्राइंग हाई, बुल्स आर ट्राइंग हार्ड, बट बियर्स आर मतलब नॉट विनिंग, बट दे आर ट्राइंग। बियरिश प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, उससे पहले क्या हो रहा था कि देखो, आप देखो बुल्स जीत, जो हमारे बुल्स थे वो जीत रहे थे मार्केट को मस्त, मतलब जितना प्रेशर नीचे लेके आते थे सेलर्स, वो कवर अप कर लेते थे, बुल्स जीत रहे थे, मस्त बुल जीत रहे थे, मस्त बुल जीत रहे थे। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जीत वही रहे हैं, मतलब कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन ही है, बट यहाँ पे जो लंबी लंबी विक्स हमें दिखाई दे रही है, इस ये हमें दिखाई दे रहा है कि मतलब बुल्स ने क्या ट्राई करा था, जो बुल्स थे उन्होंने ट्राई करा था कि हम कैंडल को यहाँ क्लोज करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे। बट जो बियर्स थे वो सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उस प्राइस पे क्लोजिंग दे नहीं रहे हैं, वो बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है, एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो अगर किसी चार्ट के अंदर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिले, तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टॉक उसके बाद एक रिवर्सल आपको दिखा सकता है, ठीक है, रिवर्सल आपको दिखा सकता है। तो सिंपल सी बात है। अब अगर इसका उल्टा भी हो, ठीक है, अब अगर इसका हम उल्टा दिखाएं कि पहले क्या हो रहा था, रेड कैंडल्स बन रही थी, ठीक है, इस तरीके की, जहां पे हमारे जो बियर्स हैं वो जीत रहे थे, ठीक है, इस तरीके से मार्केट को गिराते हुए ला रहे थे, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ कि इस तरीके की कैंडल्स बनने लगी, ठीक है, एक दो छोटी भी बनी, बट उसके बाद इस तरीके की कैंडल्स बन रही है, ठीक है। अब ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें एकदम ऑपोजिट, जो हमने पहले देखा था उसका एकदम ऑपोजिट वर्जन दिखा रहा है। ऑपोजिट वर्जन क्या है कि यहाँ पे ये जो तीन कैंडल्स हमें देखने के लिए मिली हैं, इनके अंदर बाइंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, इनके अंदर बायर्स, जब हमें दिख रहा है कि ये लेवल पे बायर्स एक्टिव है,
ठीक है, बायर्स आर एक्टिव, बायर्स क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि भाई अब हम इसके नीचे नहीं ले जाएंगे, अब जो है स्टॉक को खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा फॉर एग्जांपल कि स्टॉक अब ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है, अब यहाँ पे खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सेलर्स ने क्या करा, बियर्स ने क्या करा, ट्राई करा कि स्टॉक को बहुत नीचे लेके आए भी। अब इस कैंडल से हमें क्या पता चलता है, इस कैंडल से हमें ये पता चलता है कि ये इंट्राडे की कैंडल है, एक दिन की कैंडल है। तो लेट्स से स्टॉक 100 रुपए पे ओपन हुआ, जो बियर्स थे वो लेके आए 50 रुपए तक, गिराया, बहुत गिराया, बहुत तगड़ा गिरा, है ना। उस टाइम पे अगर आप उस दिन की कैंडल को देखोगे तो ये पूरी रेड रेड होगी। बट उसके बाद बायर्स आ गए, ठीक है, बायर्स ने बोला बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, खरीद लेते हैं। तो उन्होंने खरीदना स्टार्ट करा, जो क्लोजिंग दी वो यहाँ पे थी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो बायर्स हैं दे आर एक्टिव। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपको बस ये साइकोलॉजी समझनी है, एंड कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, हैमर, शूटिंग स्टार, एंड बुलिस हरामी, है ना, एंड मारूबुजू कैंडल, थ्री वाइट सोल्जर्स, है ना। इस तरीके के बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिनके नाम मुझे भी सारे याद नहीं है, एंड आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको बस चार्ट देखते टाइम इस साइकोलॉजी को फॉलो करना है कि हु इज विनिंग। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा शूटिंग स्टार, अभी शूटिंग स्टार आपको जहां भी बना हुआ दिख जाए तो आप ये समझ लो कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, बट शूटिंग स्टार के बगल में अगर ऐसी कैंडल बनी हो, ठीक है, ऐसी कैंडल बनी हो, ठीक है, तो इस कैंडल की कोई वैल्यू फिर रही ही नहीं, है ना। फिर क्या आपको दिखाई देगा कि भाई जो बुल्स हैं, बियर्स हैं, सॉरी बुल्स हैं, दे आर अगेन विनिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कैंडलस्टिक का चार्ट देखो, चार्ट पैटर्न देखो, तो आपको उसे समझने की जरूरत ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि अब मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं तो मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताऊंगा नहीं। आई विल एक्सप्लेन देम कि हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। बट आपको लॉन्ग रन के अंदर जो है, हो सकता है आप चार्ट पैटर्न्स भूल जाओ, आपको नाम याद ना हो, ठीक है, मुझे भी बहुत सारे पैटर्न्स के नाम याद नहीं है, मुझे बहुत सारे कैंडल स्टिक के पैटर्न्स फ्रेंकली याद नहीं है। बट बिकॉज आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि चार्ट मुझे बताने की कोशिश क्या कर रहा है, बिकॉज आपके सामने जो कैंडल बन के आती है ना, ये एक कहानी है। ठीक है, ये आपको कुछ बताने की जरूरत कोशिश कर रही है, अगर इस तरीके की कैंडल बनी हुई है तो ये आपको एक कहानी बता रही है। ठीक है, तो आपको बस वो स्टोरी समझने की जरूरत है कि यहाँ पे इस दिन के अंदर क्या हुआ था, इस दिन के अंदर क्या हुआ है, कि भाई यहाँ पे जो हमारे बियर हैं वो इस बैटल के अंदर हार चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चार्ट को रीड करना है कि हु इज विनिंग, हु इज लूजिंग। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमने ये तो समझ लिया कि हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स, बट कैंडलस्टिक भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम मैंने ऑलरेडी स्लाइड बना रखी है आपके लिए, एंड वो बताना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कैंडल है वो है हैमर। अब हैमर का क्या होता है, पहली क्वालिटी कि भाई ये डाउन ट्रेंड के अंदर बनती है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर बनती है। एंड दूसरा, ये जो है इसमें आपको इस तरीके की कैंडल बनेगी, इससे ही हम हैमर बोलते हैं। ठीक है, हैमर क्या होता है कि चार्ट गिर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो जो मैंने आपको बताया था वही था। अब यहाँ पे आपको नाम नहीं पता था, बट आपने आंसर पहले भी दे दिया था। ठीक है, तो बस इन चीजों को नाम दे दिया गया है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ताकि आप अपनी चीज को समझा सको। अब ये वर्ड्स डेवलप क्यों हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने जो कंडीशन आपको बताई थी उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ा, चार्ट आपके सामने ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, मैंने आपके सामने एक गिरता हुआ चार्ट बनाया। ठीक है, इस तरीके का एक गिरता हुआ चार्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक ऐसी कैंडल रखी। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो है, अब जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, चार्ट ऊपर जा सकता है, प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बट अगर आपको किसी को बताना होगा तो कैसे बताओगे, है ना, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है ना। अगर किसी को फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे आपको बताना है, तो हर बार मैं आपको चार्ट समझाऊंगा थोड़ी, मुझे एक वर्ड चाहिए जिस जो अगर मैं बोलूं तो आपको समझ में आ जाए। इसीलिए इन सारे वर्ड्स को बनाया गया है जिन्हें हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल दूंगा कि फॉर एग्जांपल रिलायंस के अंदर हैमर बना है, तो मैं जब बोलूंगा रिलायंस के अंदर हैमर बना है तो आपके दिमाग में पिक्चर आ जाएगी कि अच्छा, रिलायंस का चार्ट गिर रहा होगा। मैं बोलूंगा डेली कैंडल में हैमर बना है, तो अच्छा, तो आप समझ जाओगे कि रिलायंस का चार्ट गिर रहा था। ठीक है, डेली डेली। उसके बाद एक कैंडल के अंदर क्या हुआ है, सेलर्स ने ट्राई करा प्राइस नीचे ले जाने का, बट बायर्स ने वापस से बाइंग स्टार्ट करी और प्राइस को अच्छे लेवल पे लाके क्लोजिंग कराया। अब क्योंकि उस दिन के अंदर बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, तो हो सकता है अगले दिन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हमारा
जो चार्ट है वो रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 330 पे ये चीज देख रहे हो, ठीक है, आप ये चीज देख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, जब आपने देखा कि भाई 325 पे जो मार्केट है इसे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, एंट्री कर लोगे। और एंड अगर आप एंट्री करते हो तो हो सकता है अगले 2-3 दिन मार्केट जो है बायर्स एग्रेसिव रहे, बायर्स इस मार्केट को ऊपर ले जाए। अब क्या इस चीज की गारंटी है कि भाई हैमर बन गया है तो प्राइस ऊपर ही जाएगा? क्या इस चीज की गारंटी है? आप मुझे बताओ। हाँ, कोई गारंटी नहीं है। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दीज कैंडलिस्टिक पैटर्न्स, कि ऐसा नहीं है कि बन गए हैं तो फिर अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बिकॉज ये क्या है कि ये उस दिन की कहानी है। ठीक है, उस दिन की कहानी है, अगले दिन कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है कि उस दिन बायर्स कितने एग्रेसिव है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हैमर बना तो आपने खरीद ही लिया। बट क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ऊपर जाएगा। अब जैसे अगर ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल बनी है, तो इस कैंडल को देख के आप एटलीस्ट सेल तो नहीं करोगे, है ना? आप बाय करना है नहीं बाय करना है ये उसके लिए आप वॉल्यूम एनालिसिस करो, अपनी स्ट्रेटजी यूज करो, 10 चीजें करो। बट अगर ये कैंडल बन गई तो आप इतना तो समझ गए होगे कि यार बायर्स जीते हैं, तो सेल करना रिस्की रहेगा, है ना? हो सकता है प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है हैमर। अब मैं क्या करूंगा कि पीपीटीज पे नहीं, एक बार हम काम करते हैं, ढूंढने का ट्राई करते हैं हर कमोडिटी के अंदर या फिर किसी चार्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के अंदर हम देखते हैं कि क्या डेली कैंडल के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है हैमर। ठीक है, तो हैमर का क्या एक क्वालिटी है कि हैमर गिरते हुए चार्ट के अंदर बनता है। ठीक है, गिरते हुए चार्ट के अंदर बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हैमर है वो हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसे तो हम डोजी बोलेंगे। हम्म, हम्म, ठीक है, हम इस वाली कैंडलस्टिक को बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ है। ठीक है, हैमर फॉर्म हुआ है। अब हैमर का आइडियली आइडियली हैमर कैसे दिखता है? आइडियली हैमर ऐसा दिखता है। ठीक है, कि जो इसका ओपन प्राइस हो वो यहाँ पे हो। ठीक, सॉरी, ग्रीन, हाँ ग्रीन बनी ना, ओपन प्राइस यहाँ पे, क्लोज प्राइस यहाँ पे, एंड इसके अंदर कोई विक नहीं है। ठीक है, कोई विक नहीं है, मतलब इसके अंदर बायर्स डोमिनेट करा है, इस मार्केट को बायर्स ने डोमिनेट करा है। बट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो विक भी है। ठीक है, तो ये आइडियल हैमर नहीं है, बट इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक हैमर। ठीक है, एक आइडियल हैमर अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं तो वो काफी मुश्किल होता है, बट लेट्स फाइंड आउट। बट कहीं भी अगर आप देखोगे कि जब मार्केट रिवर्सल हो रहा है तो इस तरीके के आप देखोगे, जब यहाँ पे मार्केट गिर रहा था तो कोई भी नीचे के साइड में ज्यादा बाइंग प्रेशर नहीं था। बट जब मार्केट को रिवर्सल दिखाना था, आप देखो कितना बड़ा बड़ा विक बन रहा है, एक बहुत बड़ी विक, दूसरी बहुत बड़ी विक। तो जब नीचे की साइड में विक्स बनना स्टार्ट हो जाए तब आप समझो कि शायद एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे, है ना? चलो एक ढूंढ ही लेते हैं हम। हम्म, हम्म। ये तो अप ट्रेंड स्टॉक है। अब ये देखो आप। ठीक है, अब आप ये वाली कैंडल देखो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन कॉल अ वेरी आइडियल हैमर। ठीक है, वेरी आइडियल हैमर। अब यहाँ पे इसको हम, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट 2 दिन के कैंडल में देखोगे बियर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड क्रिएट करने की कोशिश करी, बट यहाँ पे एक हैमर बना एंड उसके बाद आप देख सकते हो चार्ट ऊपर गया। ठीक है, तो ये हैमर होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आए तो इन्वर्टेड हैमर भी एक चीज होती है। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है कि हैमर में क्या होता है, जो विक होती है वो नीचे की साइड में होती है। ठीक है, और जो इन्वर्टेड हैमर होता है इसके अंदर विक ऊपर टाइप की ऊपर की साइड पे होती है। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि बायर्स आर एक्टिव, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, ऑल्दो जो सेलर्स हैं वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, बट बायर्स आर ट्राइंग टू मूव द प्राइस अप। यहाँ पे बायर्स लड़ रहे हैं कि भाई अब हमें ऊपर ले जाना है। तो पहले क्या था कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे नहीं, आप देखो यहाँ पे ज्यादा एक्टिव नहीं थे, यहाँ पे एक्टिव नहीं थे, विक नहीं बन रही थी, है ना?
सेलर्स वर डोमिनेटिंग, बट इस कैंडल के अंदर क्या होता है कि बायर्स ने ट्राई करा प्राइस ऊपर ले जाने का, बट हुआ क्या, उस बैटल के अंदर ज्यादा जीत नहीं पाए, सेलर्स ने फिर से डोमिनेट करा। बट यहाँ पे एक इंटेंशन दिख जाता है कि भाई प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो एक बार अगर हम डाउन ट्रेंड देखें, यहाँ पे तो अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे जब मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंफ्यूजन वाली कैंडल बनी है, जिसे हम डोजी बोलते हैं। ये जो ये कैंडल होती है ना, ये मैंने रखी नहीं चार्टिंग पैटर्न के अंदर, बट इसे हम डोजी कैंडल बोलते हैं। अब जैसे अभी तक, उससे पहले तक जो सेलर्स थे देवर डोमिनेटिंग, बट यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती है, मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई दोनों ही ट्राई कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने का, एंड एक ट्राई कर रहा है प्राइस को नीचे ले जाने का, बट कोई जीत नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो किसी और चार्ट में ट्राई करते हैं। वारी, चलो। अच्छा, ये वारी एनर्जीज है। यहाँ पे अगर इसकी विक ना होती तो इसको भी हम बोल सकते थे इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये आइडियल इन्वर्टेड हैमर नहीं है ये वाली कैंडल, बट एक तरीके की इन्वर्टेड हैमर ही है उसमें। हाँ, होती है, बस आपको आइडेंटिफाई करनी होगी ना, मतलब अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, बहुत अच्छा। एंड उसके बाद प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर अभी हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो कैंडल है उसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। और देखो ये सारे नाम हैं जो पोटेंशियली, जो मैंने आपको साइकोलॉजी समझाई है, बस वो समझने की जरूरत है। अब शूटिंग स्टार के अंदर क्या होता है कि भाई प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, जो सेलर्स थे वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे, सेलर्स की नहीं चल रही थी, बायर्स ही प्राइस ऊपर को लेके जा रहे थे। बट एक, ये किस में बनता है, एक जो क्वालिटी आपको दिखेगी ये अप ट्रेंड के अंदर बनता है। एंड ये आप ध्यान रखना, जैसे अगर आप हैमर जो ढूंढ रहे हो ना, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, ये दोनों चीजें आपको तभी मिलेंगी जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अप ट्रेंड के अंदर आप हैमर देख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक ऊपर जा रहा था, ठीक है, स्टॉक ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे अगर हैमर बन गया, ठीक है, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी है ना, इसकी कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी है। बट अगर यही हैमर डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है, तब इसकी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, जो हैमर कैंडल है, जो हैमर कैंडल है वो आप ध्यान देना कि सिर्फ और सिर्फ तभी मानी जाएगी जब वो एक डाउन ट्रेंड, यानी गिरते हुए स्टॉक के अंदर बन रही हो। ठीक है, गिरते हुए चार्ट के अंदर बन रही हो। बात अगर अपन ने शूटिंग स्टार की, तो शूटिंग स्टार एंड हैमर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दिखने में दोनों सेम होती हैं, बट नाम अलग क्यों हो जाता है। हैमर हम तब बोलते हैं जब एक डाउन ट्रेंड में कैंडल बन रही हो। ठीक है, अगर यही कैंडल अप ट्रेंड के अंदर बनती है तो इसका नाम हो जाता है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार अगर आप देखोगे तो शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर जैसा नहीं लग रहा है। आप इसे बोल सकते हो ना इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, बोल सकते हो ना। हम क्यों नहीं बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, बिकॉज ये एक अप ट्रेंड के अंदर बना है। अब यही कैंडल अगर नीचे गिरते हुए चार्ट के अंदर बनती, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन हो जाती है काफी सारे लोगों को, क्योंकि अब होता क्या है कि क्योंकि दोनों दिखने में सेम है, ठीक है, तो नाम में कंफ्यूजन हो जाती है। एंड इसीलिए मैं इस चीज को जब पढ़ा आपको बता भी रहा हूँ, डोंट फोकस ऑन नेम्स, फोकस ऑन साइकोलॉजी, बिकॉज हो सकता है आपको एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद नाम ना याद रहे। बट अगर आप सेल्फ एनालाइज कर रहे हो तो आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई जो कैंडल आप एनालाइज कर रहे हो ये आपको बताने की क्या कोशिश कर रहे हो। तो शूटिंग स्टार के अंदर क्या होता है कि बायर्स थे जो वो जीत रहे थे, बायर्स वर विनिंग। बट एकदम से क्या होता है कि जो सेलर्स थे वो एक्टिव हो जाते हैं। बायर्स ने ट्राई करा प्राइस को यहाँ तक ले जाने का, बट सेलर्स ने क्या करा, बेचना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या लगता है कि यहाँ पे हमें लगता है कि अब सेलर्स जो है इस जोन के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर ये कैंडल बनती है तो आप यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। एंड जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये कैंडल हमें कहाँ देखने को मिलती है, अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है,
तो अब ट्रेंड के अंदर इस कैंडल को हम ढूंढने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एक हैमर क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये एक आइडियल हैमर नहीं है, सॉरी, मैं खुद ही तो को गलत बोल दिया। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ है। अब ये एक आइडियल शूटिंग स्टार नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो उसी तरीके की कैंडल हमें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया, हाँ ये आप देखो। ठीक है, ये एक आइडियल शूटिंग स्टार है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत लंबी विक भी है एंड ये भी है। कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है, जो ये होते हैं कैंडल स्टिक, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। बिकॉज अगर इसमें आप देखोगे तो सेलर्स हैव वॉन, अगर ये ग्रीन भी होती तब भी ये उतनी ही डेडली थी जितनी अभी है। ठीक है, अभी आप देखो जैसे कैंडल बनी, मार्केट नीचे आ गया। जरूरी नहीं है कि 100% बन गई हो तो नीचे ही आएगा अगले दिन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब 10 आउट ऑफ 7 केसेस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई हैमर बना है तो मार्केट, सॉरी, शूटिंग स्टार बना है तो मार्केट यहाँ पे नीचे आया है। एक दो स्टॉक के अंदर और देख लेते हैं। ठीक, अब ये देखो आप, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा शूटिंग स्टार बना हुआ है। अब स्टॉक ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, एंड आप देखो ट्रेंड ऊपर की तरफ था, यहाँ पे बनता है हमारा शूटिंग स्टार। ये वाली जो कैंडल है, ये हमारी है शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार बनता है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बहुत मिल रहा था, मतलब सेलिंग प्रेशर आ रहा था, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही, यहाँ पे फिर से एक शूटिंग स्टार बनाया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई एक सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, तो बाय ट्रेड्स हमें नहीं एग्जीक्यूट करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप देखो चार्ट जो है, प्राइस बहुत हैविली करेक्ट होता है यहाँ पे, बहुत हैविली करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार। उसके बाद नेक्स्ट होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब हमारा बनता है तो एक डाउन ट्रेंड हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड क्रिएट होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, एक हेड होता है मेन। ठीक है, उसके बाद दो शोल्डर्स होते हैं, बेसिकली जैसे इंसान का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज माई हेड एंड दीज आर माई शोल्डर्स। ठीक है, तो शोल्डर्स हमारे एक लेवल पे होंगे, तो शोल्डर्स हमारे एक लेवल पे हैं। एंड हेड, क्योंकि हमारे शोल्डर्स ऊपर होता है, तो ये हम बोलेंगे दिस इज द चार्ट, हेड ऑफ चार्ट। और जब ये चीज ब्रेक होती है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तब हम बोलते हैं कि अब जो है यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, दीज पैटर्न्स आर हार्ड टू आइडेंटिफाई, मतलब बहुत लंबे टाइम तक बनते हैं। अगर हम डेली कैंडल की बात करें तो साल में शायद एक बार बनता है। ठीक है, 2 साल में एक बार बनता है, 3 साल में एक बार बनता है, इस तरीके का पैटर्न। एंड ये पैटर्न जब बनता है तो हम बोलते हैं कि मार्केट नीचे आएगा। अब दीज पैटर्न्स आर वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई। ठीक है, हार्ड टू आइडेंटिफाई, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक शोल्डर बन रहा है, यहाँ पे एक हेड बन रहा है, दूसरा शोल्डर यहाँ पे बना नहीं है। ठीक है, बहुत दूर आके बना है। बट चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर हमें मिल जाए। आप भी आइडेंटिफाई करने का ट्राई करना। एक हमें किस तरीके का पैटर्न चाहिए, हमें इस तरीके का पैटर्न चाहिए। ठीक है, जहाँ पे चार्ट ऐसे आया हो। ठीक है, उसके बाद एक हेड बना हो, एंड उसके बाद फिर से जो मार्केट है वो नीचे आया हो। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न। ठीक है, जहाँ पे चार्ट ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर एक हाई लगाया है, उसके बाद फिर नीचे आया है, एंड उसके बाद फिर एक हाई लगाया है, एंड फिर यहाँ पे एक ब्रेक करा है। ठीक है, इस तरीके का एक पैटर्न चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे एक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये अगर हमारा देखोगे तो दिस इज आर बॉटम। ठीक है,
ये हमारे शोल्डर्स हैं। ठीक है, ये हमारे शोल्डर्स हैं। ठीक है, जो शोल्डर्स हैं हमारे वो एक सेम लेवल पे है, आप देखोगे सेम लेवल पे है। एंड ये हमारा एक हेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक हेड क्रिएट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आया मार्केट, उसके बाद फिर ये हेड हेड एंड शोल्डर क्रिएट करा। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेकआउट आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न से। एंड उसके बाद जो है चार्ट आप देखोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आईआरएफसी में देखो, हाँ आईआरएफसी में मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट हर चार्ट के अंदर बनता है। एंड ये बस आपको ध्यान रखना है, एंड ये पैटर्न काफी ज्यादा काम भी करता है। तो अगर आप हैमर भूल जाओ क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, नाम भूल जाना, बट इस पैटर्न को आप जरूर याद रखना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, काफी इफेक्टिव पैटर्न। ठीक है, उसके बाद एक और पैटर्न आता है जिसे हम बोलते हैं डबल टॉप। अब ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पैटर्न बहुत काम करता है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, वेरी इफेक्टिव। अब जैसे क्या हुआ कि ये हमारा कैंडल था, अब ये कैंडल हमारी बनी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमारा जो सेलर्स थे वो जीते। ठीक है, सेलर्स जीते तो क्या हुआ, प्राइस वापस से नीचे आया। ठीक है, प्राइस वापस से नीचे आया, फिर क्या करा, जो बुल्स थे जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते थे, स्टॉक को वापस ऊपर ले जाना चाहते थे, वो फिर से उन्होंने बाइंग स्टार्ट करी कि ऐसे कैसे। ठीक है, ऐसे कैसे। उसके बाद जब फिर से उसी लेवल पे लेके आते हैं, तब फिर से एक कैंडल बन जाती है इस तरीके की। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से जब मार्केट नीचे आता है, तब इसको हम बोलते हैं डबल टॉप। ठीक है, कि दो बार मार्केट ने टॉप बनाया है। पहली बार बनाया स्टॉक ने, तब सेलर्स जीते। वापस से बायर्स ने ट्राई करा कि नहीं हम इस फाइट को जीतेंगे, हम इस स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे, बट दोबारा सेम बैटल हार गए, उसी प्राइस पे वापस से नहीं जीत पाए। अब जब ये पैटर्न बनता है हमारा डबल टॉप, तब इसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज अब जो बुल्स थे, ठीक है बुल्स थे, वो दो फाइट्स के अंदर हार चुके हैं, एक बार नहीं दो बार हार चुके हैं एट द सेम प्राइस। ठीक है, तो ये कैंडल, ये जो पैटर्न है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवली मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलता है। एंड व्हाई डू सेलर्स वांट टू लोअर द प्राइस इफ गुड इफ प्राइस गोस अप। ठीक है, बट इसलिए नीचे ले जाना चाहते हैं बिकॉज शॉर्ट पोजीशंस भी क्रिएट करी होते हैं। आप देखो बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही होती है। आप स्टॉक ऊपर जाएगा तब भी पैसा बनता है, स्टॉक नीचे जाएगा तब भी पैसा बनता है। ठीक है, तो अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है बढ़ चुका है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, किसने पूछा है, गौरव जी ने पूछा है, व्हाई डू सेलर्स वांट टू लोअर द प्राइस। ठीक है, इफ इट्स गुड इफ द प्राइस गोस अप। ठीक है, बट हर एक चीज का प्राइस होता है। तो अगर कोई स्टॉक है फॉर एग्जांपल ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसकी एक प्राइस है ना, उसका एक वैल्यू है। अगर वो ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, तो फिर दोबारा एंट्री लेने के लिए नीचे आएगा, तभी तो उसमें और ज्यादा बाइंग आएगी। ठीक है, बट उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो एक ओवर वैल्यूड जोन के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब प्राइस अप ट्रेंड के अंदर अंदर होता है। अब ये ओवर वैल्यूड जोन के अंदर आ चुका है, ये बात किसे पता है, ये बात जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें पता चलता है कि भाई अब ये ओवर वैल्यूड जोन के अंदर आ चुका है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये मोमेंटम लूज करना स्टार्ट करता है। दो रीजंस होते हैं, पहले जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी थी, ठीक है जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी थी, अब उनको प्रॉफिट कब होगा, उनको प्रॉफिट कब होगा, उनको प्रॉफिट तभी होगा जब ये इसे बेचेंगे। बिकॉज अब मैंने 10 रुपए का स्टॉक खरीदा है, मेरा 10 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का हो चुका है, मेरे पोर्टफोलियो में 1000% की रिटर्न दिखा रहा है, बट दैट इज पेपर मनी। ठीक है, दैट इज पेपर मनी, मतलब वो ऑन पेपर है ना। जब मैं उसे बेचूंगा, तभी तो मेरे एक्चुअल प्रॉफिट आएगा ना। एक्चुअल प्रॉफिट तो मुझसे बोल सकते हैं। अगर आपके पीएनएल में शो हो रहा है कि भाई आपने 10 रुपए का स्टॉक बेचा था, 20 रुपए का हो गया, तो आपने जो 10 रुपए कमाए हैं, आप इसे अपनी कमाई बोल नहीं सकते हो, ये एक पेपर प्रॉफिट है। ये आपका प्रॉफिट तभी बुक होगा जब आप इस शेयर को बेचोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब स्टॉक को लगने लगता है, जब लोगों को लगने लगता है कि भाई अब जो है प्राइस ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो जिन लोगों ने लोअर लेवल पे बाइंग करी होती है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने स्टॉक को बेचने लगते हैं, सेल करने लगते हैं। ठीक है, तो सेलिंग स्टार्ट होती है, जब फिर से ये एक टॉप पे क्रिएट होता है, तो और ज्यादा लोग कंफर्म हो जाते हैं कि भाई अब तो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो प्राइस फिर से नीचे आ जाता है। इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग दोनों स्टॉक के अंदर काम करती है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना था, डबल टॉप। अब डबल टॉप काफी कॉमन पैटर्न है, ये हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही आप देख लो, है ना, ढूंढते ही मिल गया।
अच्छा, गौरव जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है, बट अगर उस टाइम उस लेवल पे भी बायर्स और खरीद लें तो व्हाई डोंट दे लेट अप द प्राइस को मोर। हाँ, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। काफी बार क्या होता है, एक छोटा सा फॉल आता है जिसे हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ लोगों को लगा कि भाई अब प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो वहां पे अपने शेयर्स को बेच देते हैं। बट जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है, बायर्स, वो और ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो जितने शेयर्स उन्होंने बेचे होते हैं वो सारे खरीद लेते हैं। प्लस और ज्यादा उसके अंदर बाइंग मोमेंटम आता है एंड वापस से प्राइस ऊपर चला जाता है। ठीक है। ओके। तो अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे सेलर्स ने अपना डोमिनेट करा, नीचे की तरफ मार्केट गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा ये आए। अब यहाँ पे मार्केट जो बुल्स थे वो हार गए कि यार चलो प्राइस नीचे आया। दोबारा जब आए वापस ऊपर, फिर से आप देखोगे उसी लेवल पे हार गए। ठीक है, उसी लेवल पे फिर से अपना जो फॉल है वो कंटिन्यू रखा। अब जब यहाँ पे इस तरीके का डबल टॉप बन जाता है, उसके बाद आप देखोगे काफी बड़ी सेलिंग आ चुकी है। ठीक है। हाउ टू चेक द फेयर प्राइस ऑफ स्टॉक। तो फेयर प्राइस देखने के लिए मैं स्क्रीनर यूज करता हूँ। आई यूज एवरेज पी, उससे मुझे पता चलता है कि स्टॉक का फेयर प्राइस क्या है। एंड देखा जाए तो फेयर प्राइस, कोई चीज ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड देखा जाए ना, तो ये कॉन्सेप्ट इज, अब जैसे एक कोट है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ठीक है। अब ये जो पेन है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये फोन का कलर है, ठीक है, अब ये फोन का कलर है, अब ये अभी 70 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, 60 लोग हैं। अब 60 लोगों में से हो सकता है 30 लोगों को ये कलर अच्छा लगे, वो बोले हैं रोचित दिस कलर इज गुड। 10 लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये कलर तो नहीं अच्छा है, ये तो ब्लैक अच्छा लगता है। 10 लोग बोलेंगे यार व्हाइट लेना चाहिए था, आपको व्हाइट अच्छा लगता है। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। उसी तरह जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस है, वो भी इट इज इन द हैंड्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, जो प्राइस है, अभी क्या है, प्राइस है ये, इट इज इन द हैंड ऑफ बायर एंड सेलर। वो डिसाइड करेंगे कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए किसी भी स्टॉक का, एंड ये चीज डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड है, गोल्ड आज की डेट में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का होने वाला है, 96,000 रुपीज चल रहा है, 1 लाख रुपए का होने वाला है। अब गोल्ड अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है, सबसे ज्यादा शाइनी मेटल नहीं है। देखा जाए तो गोल्ड के पास, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाकी मेटल्स, मतलब ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो हर क्वालिटी में गोल्ड से बेटर है। बट इंसानों ने मान लिया कि ये गोल्ड है, इसकी वैल्यू करनी है, ये बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है, इसकी हम ज्वेलरी बनाएंगे, इसको हम गले में पहनेंगे। अगर आपके पास गोल्ड है तो आपके पास पावर है। तो आप देखो, आप वही सेम मेटल जिसकी एक टाइम पे कोई वैल्यू नहीं रही होगी, है ना, कितने हजारों सालों से, लाखों सालों से गोल्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसकी अब एक बायर एंड सेलर हो गया तो उसकी एक वैल्यू होगी, अब वो 1 लाख रुपए हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, अब इस पेन का, अब मैं बोलूं कि मैं ये पेन 1 हजार रुपए का बेचूंगा। अगर कोई इस पेन की वैल्यू 1 हजार रुपये मानता है और उसे खरीद लेता है, तो इसका प्राइस 1 हजार रुपये हो गया। अगर कोई नहीं खरीदता है, ये पेन 100 रुपये में बिकता है, तो इस पेन का प्राइस 100 रुपये हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जो स्टॉक का प्राइस है, ये बायर और सेलर डिसाइड करते हैं, दैट्स इट। अगर जैसे आज की डेट में ये जो आईओसी है, आईओसी का प्राइस क्या चल रहा है? आईयूसी का प्राइस 134 रुपीज चल रहा है। कल को लोग मानना स्टार्ट करते हैं कि भाई इसका प्राइस 134 रुपये नहीं होना चाहिए, बहुत खराब कंपनी, मानना स्टार्ट करते हैं, कंपनी में कुछ चेंज रहा हो, मानना स्टार्ट करते हैं कि यार ये तो बिजनेस तेल का खत्म हो जाएगा, तो कल को इसका प्राइस 50 रुपये भी आ जाएगा। एंड आपको मैं सिंपल अगर बताऊं, बिटकॉइन, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया शर्मिला जी ने, बिटकॉइन। अब ये जो बिटकॉइन है, इसका प्राइस 85,000 रुपीज है। अब कैसे डिसाइड करोगे इसकी फेयर वैल्यू क्या है? हाउ विल यू डिसाइड? ये बस एक पीस ऑफ कोड है। अगर आप इसे खरीद भी रहे हो तो आपके वॉलेट में एक पीस ऑफ कोड आता है जो आपको बताता है कि आप इतने बिटकॉइन के ओनर। बट इसकी वैल्यू आज की डेट में एक बिटकॉइन की $85,000 है। तो प्राइस इज व्हाट पीपल डिसाइड। अगर लोग मानते हैं किसी चीज की वैल्यू है तो वैल्यू है। एंड इसीलिए जो फेयर प्राइस कॉन्सेप्ट है, ये सबकी डेफिनेशन अलग अलग है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि यार जोमेटो इस टाइम पे ओवर वैल्यूड है, जोमेटो इतनी वैल्यूएशन डिजर्व नहीं करता, अभी तो अच्छे से प्रॉफिटेबल भी नहीं हुए हैं, है ना, अभी बिजनेस भी स्टेबल नहीं है, तो दिस इज माई थिंग ना। बट कोई ना कोई बायर बैठा हुआ है जिसे लगता है कि नहीं, जोमेटो तो बहुत अच्छी कंपनी है,
है ना, उसके हिसाब से वो फेयर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, मेरे हिसाब से फेयर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो इट इज वैसी बात है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ठीक है। विच पोर्टल यू आर यूजिंग राइट नाउ? आई एम यूजिंग tradingview.com। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डिले, मतलब थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। आई विल बी बैक इन जस्ट 1 मिनट। एक बार पानी लेके आता हूँ, देन विल स्टार्ट। मैं रिकॉर्डिंग एक सेकेंड पॉज कर देता हूँ, लंबी कर लेते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दिया। तो डबल टॉप पैटर्न पे हम थे, थोड़ा सा भटक गए अपने कॉन्सेप्ट पे। अब डबल टॉप आपको बहुत जगह दिखता है, जैसे बिटकॉइन हमने खोला है ना, बिटकॉइन में आप देख लो कि यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, जहाँ पे प्राइस 2 बार रेजिस्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के बाद आप देखो स्टॉक काफी तेजी से नीचे आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा पैटर्न है डबल टॉप। एंड इसका ऑपोजिट होता है हमारा डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम में क्या होता है, 2 बार प्राइस नीचे आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बियर्स हैं वो प्राइस को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, प्राइस को बुल्स जो है वापस से ट्राई करते हैं, बियर्स प्राइस को नीचे लेके आए, रेड कैंडल बनाते हुए यहाँ पे जो बुल्स हैं वो एक्टिव हो गए कि नहीं भाई अब तो प्राइस को नहीं हम नीचे ले जाने देंगे, तो ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, बट जो बियर्स थे वो हार नहीं मानते कि ऐसे कैसे प्राइस को ऊपर लेके जाओगे, हम तो नीचे लेके जाएंगे, तो वापस से प्राइस को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जो बुल्स होते हैं वो फिर से इन्हें इस बैटल के अंदर हरा देते हैं। अब 2 बार अगर कोई हार जाता है इंसान, तो फिर लोगों को भी समझ में आता है चार्ट को, मतलब जो उस चार्ट को देख रहे होते हैं उन्हें भी समझ में आ जाता है कि यार अब तो बियर्स जो है वो काफी, मतलब इतना एक्टिव रह नहीं है, तो अब स्टॉक के अंदर बाइंग करते हैं, खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इस रैली के अंदर, एंड स्टॉक वापस से ऊपर जाता है। डबल बॉटम ये भी बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। डबल बॉटम भी होता है, ट्रिपल बॉटम भी होता है इस तरीके के। ठीक है, चलो इस स्टॉक में देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, 1 बार बॉटम बना, ठीक है, 2 बार बॉटम बना। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न, एंड डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर गया। ठीक है, तो दिस इज डबल बॉटम एंड डबल टॉप पैटर्न। ये काफी एग्रेसिव, काफी अच्छा यूजफुल है। एंड अल्टीमेटली पैटर्न्स पे फिर से बोलता हूँ, पैटर्न्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, जो मेन ध्यान है वो देना है साइकोलॉजी ऑफ कैंडलस्टिक्स। ट्रिपल टॉप पे भी सेम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गिरेगा, बिकॉज अब क्या है, बार बार रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तीसरी बार लोग हार चुके हैं, तो ट्रिपल बॉटम भी होता है, बट डबल बॉटम इज मोर इफेक्टिव देन ट्रिपल बॉटम। उसके बाद इस पैटर्न को हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह है, काफी रेयरली बनता है, बट जब बनता है तो मार्केट के अंदर एक काफी अच्छी रैली हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या होता है, कप बनता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कप बनता है, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न बनता है, हैंडल बनता है, जहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है। तो जब हैंडल का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे हम स्टॉक के अंदर एंट्री बनाते हैं, जब कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट होता है। इसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है ना, बट लेट्स आइडेंटिफाई अगर हमें मिलता है। ल्यूपिन में बनाए क्या? चलो ल्यूपिन में देख लेते हैं। मंथली। यहाँ पे तो हम बोल नहीं सकते कप एंड हैंडल बन रहा है, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। एशियन पेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स में कैसे बन सकता है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, डू दीज थिंग्स हैव रियली लॉजिक। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या है कि अब ये इस तरीके से ऐसे फॉर एग्जांपल रिकवर करता है, ठीक है, उसके बाद एक पैटर्न के अंदर
इस कप एंड हैंडल को ब्रेक करके इस तरीके का एक फ्लैग पैटर्न बनाता है, एंड फिर वहां से अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तब बोलेंगे कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। अब एक काफी क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्टिंग पूछा है, डू दिस, गौरव जी ने काफी इंटरेस्टिंग पूछा है कि क्या ये सच में काम करते हैं। ये काम इसलिए वो करते हैं बिकॉज अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस खुद में कुछ नहीं है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस खुद में कुछ नहीं है, पीपल रिपीट देमसेल्फ। अगर लोग मानते हैं, फिर से वो वाली बात होती है, अगर लोग मानते हैं कि भाई हेड एंड शोल्डर शोल्डर पैटर्न बनने के बाद स्टॉक गिरता है, तो वो गिरेगा। बिकॉज जैसे ये पैटर्न विजिबल होता है चार्ट के ऊपर, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, चार लोगों को भी दिख रहा है, पूरे इंडिया को दिख रहा है वो चार्ट कि हाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। और ये पैटर्न बनने से क्या हमने सीखा है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, कि चार्ट गिरता है, तो उसके बाद ये चार्ट गिरने लग जाता है। सिंपल सी बात है। अब अगर देखा जाए तो ये क्या है, अब अगर किसी अप ट्रेंड के अंदर ये कैंडल बन चुकी है, तो इस कैंडल का क्या है लेना देना है इसमें। इससे में क्या पता चल रहा है, इससे में ये पता चल रहा है कि भाई जो बुल्स थे वो उस दिन हार चुके हैं, अगर किसी अप ट्रेंड के अंदर बन रहे हैं। और जैसे ही कैंडल बनती है तो सब लोग इस कैंडल को देख रहे होते हैं, तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन इस कैंडल को जैसे गिराने के लिए किसी ने लेट्स से 1 लाख रुपए का स्टॉक बेचा होगा इस कैंडल को बनाने के लिए, पर जैसे ये कैंडल बन जाती है, अगले दिन लोग, क्योंकि लोगों ने देखा हुआ है कि भाई ये कैंडल बन चुकी है, आप सेलर से एग्रेसिव हो चुके हैं, तो अगले दिन सब लोग बेचना स्टार्ट कर देंगे। ये जिसने 1 लाख रुपए का बेचा था वो तो बेचेगा ही, आप भी बेचना स्टार्ट कर दोगे, आप लोग भी बेचना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर वो एक प्रोसेस बन जाता है, राइट। तो ये पैटर्न इसीलिए फॉर्म होते हैं बिकॉज पीपल बिलीव इन द, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वेजेस। इसको ये काफी ज्यादा, अब इसको क्या मैं समझाऊं, बेसिकली जो ट्रेंड लाइंस होती है ना, उन्हें ही हम बोलते हैं वेजेस। स्टॉक मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ देन हाउ द, गौरव जी ने पूछा, स्टॉक मार्केट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, then how does candle pattern work? For example, if some news come and market crash, then how will it work? हाँ, तो इन सिचुएशंस ऑफ मार्केट क्रैश कैंडलस्टिक काम नहीं करती, ठीक है। अगर कोई सडन न्यूज आ जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका कप एंड हैंडल पैटर्न आया हो, आपका ब्रेकआउट आया हो, ब्रेक डाउन आया हो, इट डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब कोविड का क्रैश आया, ठीक है, कोविड का क्रैश आया 2020 के अंदर, एकदम से हमारा कोविड आ गया, ठीक है। अब कोई भी चार्ट ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कोविड के अंदर मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। अभी एकदम से क्या हुआ, ट्रम्प ने टैरिफ्स बढ़ा दिए, ठीक है। अब चार्ट आपको इस सिचुएशन के अंदर बचा ही नहीं सकते। अगर ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिए, तो ये कौन सा चार्ट था जो आपको बता सकता था, है ना, कौन सा पैटर्न था जो आपको बता सकता था, ठीक है। तो इसी वजह से दीज पैटर्न्स फेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न हमेशा ही काम करते हैं, दीज पैटर्न्स फेल, हर न्यूज में जो है आपको बचा नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइंस हैं, ब्रेकआउट्स हैं, असेंडिंग पैटर्न्स हैं, डिसेंडिंग पैटर्न्स हैं। असेंडिंग पैटर्न में क्या होता है कि असेंडिंग पैटर्न में जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन होती है वो एकदम फ्लैट होती है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है, सपोर्ट हमारा ऐसा होता है, तो इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे कहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा सेम है, बट अगर आप प्राइस देखोगे तो वो इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है, इसे हम बोलेंगे असेंडिंग पैटर्न, ठीक है। अगर सेम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग पैटर्न। असेंडिंग पैटर्न में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस लाइन होती है वो हमारी फ्लैट होती है, सपोर्ट हमें इस तरीके से ट्रेंड लाइन दे रही होती है। डिसेंडिंग पैटर्न में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। डिसेंडिंग पैटर्न में जो सपोर्ट लाइन होती है वो फ्लैट होती है, एंड स्टॉक ऊपर से गिर रहा होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे तो डेटा कम है, दूसरे स्टॉक पे देखते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल दिस, अब यहाँ पे ये डिसेंडिंग पैटर्न किस लिए, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे सपोर्ट लाइन से फ्लैट है, एंड जो रेजिस्टेंस लाइन है वो यहाँ पे इस तरीके से गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। एंड जब असेंडिंग पैटर्न के अंदर जो गिरता हुआ पैटर्न होता है, इसके अंदर जब ब्रेकआउट आता है, ब्रेक डाउन आता है, तब स्टॉक को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, ठीक है। एंड आई गेस इतने ही पैटर्न मैंने रखे थे, डिसेंडिंग पैटर्न, हाँ, ठीक है। तो दीज आर द टॉप पैटर्न्स, एंड जिनको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब ये पैटर्न जैसे बना है, अब इस पैटर्न के अंदर यहाँ पे
जब ये ब्रेक डाउन आया था तो आपने सेल करा होता। अब देखिए क्या होता है कि इन पैटर्न्स को अगर आप फॉलो करते हो, इसीलिए मैं हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ। ठीक है, मेरी जितनी भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है जो मैं आपको आखिरी में सिखाऊंगा, दीज आर फंडामेंटल, ठीक है, प्लस टेक्निकल। बिकॉज टेक्निकल क्या होता है ना, टेक्निकल कभी कभी आपको धोखा दे देता है, कभी कभी क्या मतलब, टेक्निकल इज लाइक 50-50। ठीक है, क्योंकि टोटली आप चार्ट पे डिपेंडेंट अगर ट्रेड करते हो तो आपको फंसा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा वेदांता का चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक करा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, आइडियली सेल करना चाहिए था। तो अगर आपने सेल करा भी होता तब भी आपको प्रॉफिट होता, बट उसके बाद क्या होता है, मार्केट वहां से फिर से रिवर्सल दिखा देता है। एंड आप देखोगे उसके बाद काफी अच्छी रैली वहां से आ भी जाती है। ये पैटर्न्स फेल क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबने सीखा है कि भाई जब ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको बाय करना है। ठीक है, अगर ऐसा आपको दिखता है, इस तरीके का ब्रेकआउट आया तो आपको बाय करना है। क्या ये बात सही है? आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्या ये बात सही है? वाई दे फील फेल? एक बार चैट बॉक्स में, ब्रेकआउट आएगा तो हम खरीदेंगे। राघव जी का है, हाँ, आएगा तो हम खरीदेंगे। ये देखो, ये तो टेक्निकल से हमें सिखाता है, टेक्निकल से यही तो बताता है, ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ तो खरीदेंगे, ब्रेक डाउन आएगा तो नीचे की तरफ हम बेचेंगे। बट इसमें हो जाती है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे स्टॉक है, ठीक है, मुझे लेट से बेचना है 500 करोड़ का माल। ठीक है, 500 करोड़ की मुझे सेलिंग करनी है। अब अगर 500 करोड़ रुपए की सेलिंग मैं यहाँ पे कर दूंगा तो क्या होगा, प्राइस नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्राइस क्या होगा, नीचे आता जाएगा। तो फिर क्या, मुझे अच्छे प्राइस पे अपना एग्जिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर मेरे पास 500 करोड़ रुपए के स्टॉक्स हैं तो मैं चाहूंगा जितना हाई प्राइस पे मिले उतने ज्यादा मैं स्टॉक को उतने अच्छे प्राइस पे बेच पाऊं। तो काफी बार क्या होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, बिग बिग प्लेयर्स होते हैं, वो रिटेल्स को ट्रैप कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट करते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि भाई ब्रेकआउट हुआ, जो पहले 100 रुपए का सपोर्ट था, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, 105 पे आपकी क्लोजिंग दे देंगे। तो 105 पे जब क्लोजिंग होगी तो आपने क्योंकि टेक्निकल से सीखा है, तो आप क्या करोगे, आप खरीदना स्टार्ट कर दोगे, आप 105 पे खरीदोगे, एकदम खरीदोगे। तो आप भी खरीदोगे, आप जैसे बहुत सारे लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जो 500 करोड़ रुपए है वो धीरे 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 ऑफलोड कर दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे, एक बार में नहीं, धीरे 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 ऑफलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, क्योंकि जो रियल प्लेयर्स थे उन्होंने तो बेच दिया, बस रिटेलर्स ने खरीदा है, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। काफी बार देखा जाता है कि 5 मिनट की कैंडल के अंदर, 1 मिनट की कैंडल के अंदर इतने सारे फॉल्स ब्रेकआउट आते हैं। आप एंट्री लेते हो, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब आप मुझे बताओ कि किसी भी स्टॉक को, किसी भी कैंडल को मैनिपुलेट करना 5 मिनट में आसान है या फिर एक दिन में आसान है? आप मुझे बताओ, विच इज मोर टफ? अगर मैं एक ऑपरेटर हूं या तो मेरे लिए कौन सी कैंडल को ऑपरेट करना आसान रहेगा, मतलब उसका मैं एकदम हैमर बना दूं, है ना, मैं हैमर बना दूं, हो सकता है डाउन ट्रेंड के अंदर मैं हैमर बना दूं, 5 मिनट कैंडल के अंदर आप लोग खरीदना स्टार्ट कर दो और फिर से मैं बेच दूं, है ना। एग्जैक्टली exactly, 5 मिनट के अंदर आसान होता है, इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ भाई यू टू स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि डेली कैंडल पे एक मैनिपुलेटिव कैंडल लेके आना, है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट स्टिल होता है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेली कैंडल के अंदर एकदम ही नामुमकिन है, बट मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं स्विंग ट्रेड करूँ, ना कि इंट्राडे, बिकॉज इंट्राडे में बहुत हैवी मैनिपुलेशन होता है। इंट्राडे के अंदर तो टेक्निकल्स, अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स पे काम कर रहे हो, इट इज वेरी रिस्की। Is it true that we should avoid breakout and breakdowns on candlestick until the support becomes resistance? uh, अच्छा, ये विनीत जी ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। विनीत जी ने पूछा है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अविनीत जी ने पूछा है कि भाई स्टॉक जब ब्रेकआउट आए, तो क्या जब ब्रेकआउट आए हम तब खरीद लें, जैसे 105 रुपए का ब्रेकआउट आया है, हम तब हमें खरीदना चाहिए, या फिर जब ये वापस से रिटेस्ट करे, ठीक है, तब हमें खरीदना चाहिए, मतलब 100 रुपीज पे खरीदना चाहिए जब इसका रेजिस्टेंस, इसका सपोर्ट बन जाए। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस आ चुकी हैं। तो विनीत देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर आप 105 रुपए पे खरीदते हो तब भी इट्स करेक्ट। अगर आप 105 रुपए पे खरीदते हो तो आपका रिस्क ज्यादा है।
ठीक है। बट अगर आप 100 रुपए पे खरीदते हो तो आपका जो रिस्क है वो काफी ज्यादा कम है। ठीक है। बट हो सकता है कि जो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 105 रुपए, ये वापस से 100 रुपीज रीटेस्ट करने आए ही ना, ये भी हो सकता है ना। हो सकता है या वापस आके एक अपना नया सपोर्ट बनाए इस लेवल पे, इस लेवल पे वापस कभी रिटेस्ट करने आए ही ना। तो दोनों ही चीजें सही है, बट अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पे एंटर कर लो, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो आप तो यहाँ पे एंटर कर लो। वाई रिट्रेसमेंट हैपन्स, ये तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वाई रिट्रेसमेंट हैपन्स। तो क्या होता है, अभी सिंपल से देखो, देखा जाए ना तो हर चीज साइकोलॉजी है। कैंडल स्टिक्स खुद में कुछ नहीं है, ये ह्यूमंस बना रहे हैं, हम और आप खरीद रहे हैं तब बन रहे हैं। तो अगर आपको कैंडल स्टिक को समझना है तो आप ये समझो कि भाई लोग क्या कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गौरव जी ने, गौरव जी ने पूछा प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट रिट्रेसमेंट, व्हाई डज इट हैपन, कि भाई रिट्रेसमेंट होता ही क्यों है। मैं आपको बताता हूँ। आपको स्टॉक ऐसे चल रहा था, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हुए ऊपर नीचे हो रहा था। अभी क्या होता है कि ये 100 रुपए का रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब इसने ब्रेक कर दिया 105, ठीक है, 100, ये एकदम से आ गया 110 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काफी लोगों ने बेचा होगा ना। आप बताओ, काफी लोगों ने बेचा होगा ना इस 100 रुपए के लेवल पे, बेचा होगा नहीं बेचा होगा, बेचा होगा। क्यों क्यों बेचा होगा, ये रेजिस्टेंस लेवल है ना, 2 बार टच करा है तो काफी लोगों ने बेच दिया होगा 100 रुपए पे। अब वो स्टॉक क्या होता है, 100 रुपए से निकल के 110 हो गया है। तो जिन लोगों ने बेचा था अब वो हो गया कि यार हमारा तो प्रॉफिट मिस हो गया, हमें तो नहीं बेचना चाहिए था। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम तब खरीदेंगे, हम तब खरीदेंगे जब ये स्टॉक वापस से 100 रुपए पे आएगा। ठीक है, इसीलिए रेजिस्टेंस बिकम इट सपोर्ट। अपने आप नहीं बन जाता है कि भाई वो अपने आप बन गया। जब वापस से ये स्टॉक नीचे आएगा, ठीक है, तब इन जिन लोगों ने 100 रुपए में बेच दिया था वो वापस से री एंटर हो जाएंगे, चलो अब चढ़ लेते हैं, अब सेम प्राइस पे आ गया जहां पे हमने बेचा था। तो वापस से, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो स्टॉक वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके, दैट इज वाई रिट्रेसमेंट हैपन, बिकॉज अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे भी गया है ना, इसे कंटिन्यू रैली देने के लिए दो चीजें चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बायर्स चाहिए कि और ज्यादा खरीदें और ज्यादा खरीदें। बट जो एक बायर होता है वो क्या होता है, वो सोचेगा कि यार इस प्राइस पे खरीदना, 100 रुपीज पे खरीदेंगे, ठीक है। एंड काफी बार रिट्रेसमेंट होता भी नहीं है, बिकॉज काफी स्टॉक्स क्या होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। काफी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको लोग किसी भी प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को न्यूज आ जाए, ठीक है, एक्स वाई जेड स्टॉक था, ठीक है, एक्स वाई जेड स्टॉक है एंड ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, ठीक है। अगर एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है तब तो बायर्स वेट करेंगे 100 रुपए तक आने का, तब तो बायर्स वेट करेंगे आने तक का। बट अगर एक्स वाई जेड को नया नया एक ऑर्डर मिला है कि भाई वो एक सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाले हैं इंडिया के अंदर, जो अगले 2 साल में रेडी हो जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे, सेम कंपनी है, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि इनके पास एक नई इंफॉर्मेशन आ चुकी है, नई न्यूज आ चुकी है, तो अब ये सपोर्ट, अब ये वापस से रिट्रेसमेंट नहीं करेगा। अब ये 110 पे आया है ना, क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है, तो अगले दिन ये 120 रुपए जाएगा, 130 रुपए जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें चलती हैं। अगर कोई नॉर्मल स्टॉक है जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर सकता है, कोई बड़ी न्यूज नहीं आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल रिट्रेस। अगर नहीं होता है तो अ, अच्छी कंपनी है तो फिर बहुत ज्यादा डिमांड है बायर्स की, तो फिर रिट्रेसमेंट नहीं होता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अगर मुझे मिलता है रिट्रेसमेंट का। फॉर एग्जाम्पल आप यही देख लो, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने जो लास्ट अपना रेजिस्टेंस था उसे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देके यहाँ पे कैंडल क्लोज करी, बट वापस से रिटेस्ट करने फिर से आया, है ना, एंड एक बार नहीं 2 बार रिटेस्ट करने आया, एंड उसके बाद इट वेंट। अ, उसके बाद गौरव जी ने क्वेश्चन पूछा, डू म्यूचुअल फंड फॉलो दीज चार्ट्स। म्यूचुअल फंड्स डोंट फॉलो दीज चार्ट्स, मतलब वो फंडामेंटल ज्यादा देखते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टर्स, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर। तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो दे डोंट लुक एट चार्ट। हो सकता है अपनी एंट्री के लिए दे ट्रैप रिटेलर्स, है ना, वो सारी चीजें करते हैं कि भाई फॉल्स ब्रेकआउट लिया है, अगर जैसे उन्हें एंट्री करनी है,
ठीक है, उन्हें एंट्री करनी है किसी स्टॉक के अंदर। मोस्टली क्या होता है, म्यूचुअल फंड जब किसी स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हैं तो वो ओपन मार्केट से नहीं लेते हैं, ठीक है। मोस्टली दे बाय फ्रॉम प्रमोटर। तो अगर जैसे मेरी ये कंपनी है, ठीक है, और मुझे अगर म्यूचुअल फंड्स मेरी कंपनी के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो दे विल प्रेफर कि वो मुझसे शेयर्स खरीद लें एट सम प्राइस। लेट्स से 100 रुपए में मेरा स्टॉक चलता है, तो म्यूचुअल फंड वाले बोलेंगे कि चलो मैं आपको 110 रुपए में आपसे खरीद रहा हूँ। बिकॉज म्यूचुअल फंड जब ओपन मार्केट में खरीदने जाएंगे तो फिर उन्हें प्राइस ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्हें चाहिए सेलर्स। अगर सेलर्स हैं ही नहीं तो उन्हें फिर बाइंग, मतलब किसी भी लेवल पे बाइंग करनी पड़ेगी, तो फिर उन्हें बहुत महंगे लेवल पे शेयर्स मिलेंगे ना। तो मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स हैं दे प्रेफर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द प्रमोटर, ठीक है। तो वहां पे चार्ट पैटर्न फॉलो ही नहीं होता। बट अगर इसका ऑपोजिट हो जाता है, प्रमोटर मना कर देता है, उन्हें चाहिए होता है कि नहीं शेयर्स खरीदने हैं, ओपन मार्केट से खरीदने हैं, तब फिर वो इस तरीके के टैक्टिक्स करते हैं। और टैक्टिक्स क्या करते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें करते हैं। बिकॉज अगर मैं एक म्यूचुअल फंड चलाता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड एक हैंडल करता हूँ, फंड मैनेजर हूँ, तो मैं चाहूंगा ना कि मेरे म्यूचुअल फंड जो है वो बेस्ट प्राइस पे एंट्री ले। तो बेस्ट प्राइस पे एंट्री लेने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। Same candlestick patterns are applicable on crypto. Same candlestick are patterns are applicable on crypto, MCX, stocks, फॉरेक्स मार्केट, हर जगह सेम पैटर्न चलते हैं। बिकॉज ये जो पैटर्न्स है ये ह्यूमंस बना रहे हैं, राइट। ह्यूमन साइकोलॉजी पे दीज पैटर्न्स आर डिपेंडेंट, ठीक है। ओके, सो अभी हमारा 1.25 घंटे का सेशन हो चुका है। अभी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये सारे चीज सीख लिए हैं। कल के दिन मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगा, जो भी टॉप इंडिकेटर्स हैं उन्हें कैसे यूज करते हैं, ठीक है। कौन से यूज करते हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, बिल्ड योर ओन स्ट्रेटजी, एंड उसके बाद यू कैन यूज। एनी आइडिया ऑन मार्केट ट्रेंड? अभी तो मार्केट ट्रेंड करंट अगर मैं देखूं तो अभी तो बुलिश हो चुका है ना। अभी जो न्यूज़ है, टैरिफ वाली चीज आई थी, उससे भी मार्केट ने एडजस्ट कर लिया है। तो अब टैरिफ वाली न्यूज़ पे इतना बड़ा कोई रिएक्शन आएगा नहीं। एंड देखो बात क्या होती है ना, जब भी कोई बैड न्यूज़ आती है मार्केट को, एक सिंपल सी बात ये है कि अगर मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पता है, पसंद है, अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है, उसे ये नहीं चाहिए कि भाई क्या हो जाएगा, हाय है नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड का लॉकडाउन आया था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट इट वॉज 23 मार्च 2020। कोविड का लॉकडाउन अनाउंस हुआ पहली बार, मार्केट क्रैश्ड अबाउट 37%, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ इसी रेंज में क्रैश हो, 37% मार्केट क्रैश हो गया। अनसर्टेनिटी थी कि भाई कोविड है क्या, कोविड से मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इतना डेडली वायरस है। उसके बाद पता चलता है कि इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब ऑल्दो पीपल विल डाई, काफी मुश्किल होगी, बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो जाएगा। उसके बाद मार्केट ने ये न्यूज पचा ली। वो दिन है, आज का दिन है, मार्केट उस लेवल पे कभी आया ही नहीं। अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर जब कोविड ने 37% का क्रैश दिखाया था, उस टाइम पे इंडिया के अंदर आई वॉज ट्रैकिंग, देवर 300 केसेस, 300 केसेस थे। ओवरऑल इंडिया के अंदर 300 केसेस थे। एंड जिसको बोलो वो बोलता था कि यार अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी तो मार्केट और नीचे गिरेगा, 50%, 60% गिर जाएगा, क्योंकि अभी तो और लॉकडाउन लगने वाला है। उसके बाद जब दिन के 1 लाख केसेस आ रहे थे, 1.5 लाख केसेस आ रहे थे, 2 लाख केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, नए रिपोर्ट हो रहे थे, उस टाइम पे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, सेकेंड वेव के अंदर। तो मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है, तो भी टैरिफ न्यूज एक बार आई है, मार्केट ने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई क्या होगा, वर्स्ट 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 सिचुएशन क्या होगा, कि भाई लोग चाइना से माल नहीं मंगाएंगे, वो खुद की प्रोडक्शन सेटअप करेंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ जाए, वहां की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए, कुछ भी हो जाए। अब उन्होंने उस चीज को डाइजेस्ट कर दिया है, तो अब मार्केट विल नॉट रिएक्ट ऑन दैट न्यूज, वो अब उनके लिए नॉर्मल हो चुका है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट रिकवर करे। गौरव इतना शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन में करता नहीं हूँ, बिकॉज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, है ना। तो मैं इतने शॉर्ट मूव्स के ऊपर ज्यादा रिएक्ट करता नहीं हूँ। कल मार्केट ऊपर खुलेगा नीचे खुले कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर खुले तो ठीक, नीचे खुलेगा, ज्यादा नीचे खुलेगा तो आई विल बाय गुड स्टॉक्स, दैट्स इट, है ना। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ एंड ये आपके साथ शेयर हो जाएगी।